हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा आज बाज़ारों के बारे में। बाज़ारों में कल जिस तरीके से गैप डाउन ओपनिंग हुई, आज बाज़ार ने कोशिश तो की कि उस गैप को कुछ हद तक फिल करने की कोशिश करे, लेकिन जो क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम देखें तो क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई है। और ऐसा लग रहा है कि जो गैप शायद भरा था जो गैप बचा था उसको शायद भरने की कोशिश करे बाजार के लिए। अंडरलाइन जो चीज़ें हैं वो अभी भी बेरिश हैं, नो डाउट। इसके अलावा जो फंडामेंटल्स हैं वो हमारे लिए क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी वाले हो रहे हैं, तो फंडामेंटली भी वीक है। टेक्निकल और फंडामेंटली दोनों वीकनेस दिखा रहे हैं। लेकिन उम्मीद कहाँ से है? देखिएगा, अगर रशिया से आप तेल नहीं लेंगे, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं लेंगी, तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ये जो स्कोप है ये चाइना के लिए और इंडिया के लिए क्या बनता है। तो रशिया अगर चाइना और इंडिया को अगर डिस्काउंटेड प्राइस पर देता है तो शायद हमारी इकोनॉमी के लिए शायद ज़्यादा खतरा ना हो। लेकिन फिर भी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो यूरोप के बाज़ार हैं या इवन जो है यूएसए के बाज़ार हैं, उनके लिए जो खतरा है वो हमारे से ज़्यादा है। हमारे लिए क्रूड ऑयल का बिल जो है एक बड़ी टेंशन की बात होती है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट के बजट एक्सपेंडिचर्स हैं उन पर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ी तो जो पैसा डेवलपमेंट में यूज़ होना था वो नहीं हो पाएगा, या अगर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है तो फिर तेल के प्राइस महंगे हो जाएंगे, और तेल के प्राइस महंगे हो गए तो फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो फंसी है वो आम जनता की है, और सरकार दोनों के लिए जो है मुश्किल वाली जो है राह जो है हमें नज़र आती है। युद्ध ख़त्म होता है और फिर चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, तो हो सकता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी $100 के नीचे आ जाएं या $100 के आसपास आएँ, तो शायद हम वहाँ पर एक ज़बरदस्त पुल बैक हमारे बाज़ारों में देखने के लिए मिले। उस स्थिति में तो हमारे लिए भी ब्रेंट क्रूड जो है ज़्यादा समस्या जो है क्रिएट कर रहा है, और उसी की वजह से हमारी जो कंपनीज़ हैं उनके फाइनेंशियल्स के जो हालत थी पिछले क्वार्टर में, तो आप देखिएगा कि क्रूड ऑयल ज़्यादा भी नहीं बढ़ा था और हम $80 की लाइन में ही रहे थे, फिर भी हमें पेन देखने के लिए मिला था। लेकिन इस बार जो है $100 से ऊपर तो बनाए हुआ है, और अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट की तब $130 के आसपास जो है ब्रेंट क्रूड के प्राइस चल रहे थे। और यूएस के बाज़ारों के अंदर भी जो करेक्शन आई अभी, क्योंकि जब मैं वीडियो के अंदर जो स्लाइड लगी उसमें पॉजिटिव था डाउ जोन्स, लेकिन अभी मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो डाउ जोन्स माइनस में चला गया था, और 0.4% यानी कि 40%, 0.40% जो है नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहा था। तो ये जो ब्रेंट क्रूड है ये मुझे लगता है सबसे बड़ी चिंता हमारे लिए है, जो मैं रोज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज उम्मीद थी हमें कि एक अच्छा खासा पुल बैक होना चाहिए, लेकिन सुबह हमें निराश होना पड़ा और उम्मीदों के हिसाब से पुल बैक नहीं आया। लेकिन दिन होते होते हमें ऐसा आभास होने लगा कि हाँ शायद पुल बैक आएगा। बाज़ार ने निचले लेवल्स छुए और उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे के आसपास बाज़ार में एक सुगबुगाहट हुई कि हाँ आज मैं नहीं गिरूंगा, आज मैं तेज़ी की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहा हूँ। और वहाँ पर हमें ये आभास हो गया था कि शायद आज बाज़ार पॉजिटिव होने की कोशिश करेगा, बट उम्मीद ये नहीं थी कि 16,000 के पार जो है निफ्टी बंद होगा। तो अभी ये गैप को भरने के लिए उम्मीद करते हैं कि अगर ब्रेंट क्रूड के प्राइस कल आपको 120-125 के बीच में मिल गए, तो मुझे लगता है कि जो 16,100 16,200 के जो प्राइस हैं वो शायद एक बार फिल कर दिए जाएं, और वहाँ पर एक अच्छी सेलिंग दोबारा से शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो टेक्निकल पुल बैक है वो ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं करेगा, ना तो फंडामेंटल रीजंस हैं और ना ही जो है कैश फ्लोज के जो रीजंस हैं। यानी कि कैश फ्लो जो है वो आउटफ्लो के रूप में एफआईआईज ने आज भी बहुत बड़े अमाउंट के अंदर सेलिंग की है, और हालांकि हमारे जो डीआईज हैं वो बाज़ार को रोकने की भरसक कोशिश जो है करते हुए नज़र आ रहे हैं। परसों जो है फिर इलेक्शन के रिजल्ट हैं, तो वहाँ पर वीकली एक्सपायरी भी है, और आप पिछली वीकली एक्सपायरी से नीचे काफ़ी नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ से भी एक स्कोप बनता है कि जो ऑप्शंस के जो पुट राइटर्स हैं वो बाज़ार को रोकने की कोशिश जो है करें। तो कुल मिलाकर हमें ब्रेंट क्रूड पे नज़र बना के रखनी चाहिए। अगर वहाँ से थोड़ा सा कंफर्ट आता है, एशियन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट में थोड़ा सा अगर स्ट्रेंथ मिलती है या वीकनेस कम होती है, तो जो है हमें उम्मीद है कि एक अच्छा खासा जो है पुल बैक हो सकता है। आज निफ्टी ने जो दायरे छुए वो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने ओपनिंग जो है वो आप जहाँ पे की वो लेवल थे 15747,
तो 15747 के जो लेवल्स थे तो यहाँ पर बाजार ने ओपनिंग की। ओपनिंग करने के बाद तुरंत बाजार नीचे की तरफ आ गए, फिर 15-20 मिनट के बाद फिर ऊपर आने की कोशिश की और फिर जद्दोजहद में बाजार 10 और 11 बजे तक ऐसे ही चलते रहे। फिर 11:15 बजे के आसपास अचानक जो है एक स्लाइड आया नीचे की तरफ का और फिर लगातार 1.5 से 2 घंटे तक बाजार नीचे की तरफ ही बढ़ते रहे और बाजार ने जो लो लगाया वो 15671 का था। हालांकि निफ्टी बैंक के अंदर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था उस समय पर, लेकिन निफ्टी ने संभलने की पूरी कोशिश की और लास्ट में अंत होते होते बाजार अपने उच्चतम स्तर पर, दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुए। कैंडल भी आप देखेंगे कि ग्रीन कैंडल है और अगर इस कैंडल को अगर हम इस कैंडल के साथ जोड़ के देखें तो ऐसा हो सकता है कि हमें कल एक गैप फिल करने के लिए मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि बाजार 16,200 और 16,250 तक जाने की कोशिश करें। अगर ये अटैम्प्ट करता है तो ये बात ध्यान रखना है कि अभी कोई बुल ट्रेंड नहीं है, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति होगी। फिर हम देखेंगे कि क्या 16,250 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं करता है। चांसेस कम लग रहे हैं, बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, दोबारा से सेलिंग होने के चांसेस हमें ज़्यादा लग रहे हैं। इसके बाद इन्फोसिस, टीसीएस, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईओसी ये आज तेजी के सितारे थे और इन्फोसिस लगातार जो है अच्छी मजबूती बनाए हुए। और कल मैंने टीसीएस के बारे में चर्चा की थी और आज टीसीएस जो है अच्छा करता हुआ नजर आया। मेरी टीसीएस में पोजीशंस भी थी, मैंने कल बताया भी था आपको कि हमने एक तेजी की पोजीशंस बनाई थी। हालांकि आज हम एग्जिट कर गए क्योंकि वो ट्रेडिंग पोजीशंस थी। इसी तरीके से कुछ और शेयर्स में भी पोजीशंस थी, तो वहाँ पर भी 5-6% का अच्छा रनअप था, तो वहाँ से भी हमने ट्रेडिंग पोजीशन से एग्जिट कर लिया। तो कुल मिलाकर कल जो बेरिशनेस थी उसमें जो ज़्यादा टूटे हुए शेयर्स थे वहाँ पर हमें लग रहा था कि पुल बैक बनेगा, तो वो दोनों शेयर्स के अंदर पुल बैक बना और वहाँ से देखिएगा ट्रेडिंग में हमने एग्जिट कर लिया। और उसमें से एक टीसीएस के बारे में मैंने चर्चा आपके साथ की थी। हिंडाल्को, ओएनजीसी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाइटन ये कमजोरी के साथ काम करते हुए नजर आए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो के अंदर अगर हम देखें तो एडवांसेस 1380 और डिक्लाइन 513 और ये सब गेम बदला है 1:30 बजे के बाद। ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो यहाँ से एकदम जो शॉर्ट कवरिंग जब स्टार्ट हुई तो बाजार जो है बुल्स के कंट्रोल में रहा लगभग 1.5 से 2.25 घंटे के बीच में। इंडियन ऑयल्स एंड फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा कंसल्टेंसी, सिप्ला, एनटीपीसी जो कंपनियां हैं ये तेजी के साथ काम करती हुई नजर आई। कल एफएमसीजी के अंदर एक अच्छी सेलिंग थी, 2-3 दिन से लग रही थी। आज एफएमसीजी के अंदर एक रिलीफ रैली थी, चाहे आप देखिएगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और या बाकी जो कंपनीज हैं वहाँ पर सब जगह रिलीफ आपको देखने के लिए मिला आज एफएमसीजी कंपनीज में। हिंडाल्को, ओएनजीसी, टाटा स्टील, ब्रिटेनिया, जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनियां गिरावट के साथ काम कर रही थी। हालांकि ब्रिटेनिया एक अपवाद रहा जहाँ पे एफएमसीजी कंपनी में पुल बैक था, वहाँ पर यहाँ नहीं आ पाया और नेस्ले भी फ्लैट ही रहा। इसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी बैंक आज पूरा 1000 पॉइंट से ज़्यादा का स्लाइड जो है देखने के लिए मिला और बाजार 32531 पर ओपन हुए। फिर निचले दायरे अगर आप देखेंगे तो 32155 तक बाजार गए और बाजार अंत में लगभग अपने हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हुए। तो आप ये देख भी सकते हैं कि जो 2:15 बजे के बाद एक तरफा जो है तेजी बाजार में देखने के लिए मिली। निफ्टी बैंक के अंदर भी ग्रीन कैंडल है लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी निफ्टी के अंदर है। तो गैप फिल करने के लिए अगर बाजार आता है तो 33,800 को एक नज़र रखिए। 34,000 दूसरा लेवल है, इन लेवल्स के ऊपर जो है 34,000 को शायद बाजार ना तोड़ पाए, तो 34,000 के आसपास जैसे बाजार जाएंगे तो हमें लगता है कि दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तेजी के सितारे थे। आरबीएल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, पीएनबी सब तेजी में थे। एसबीआई हालांकि लास्ट तक फ्लैट हो पाया। दिग्गज में देखें तो एचडीएफसी बैंक फ्लैट हो पाया। तो हो सकता है कि इनके अंदर आपको एक कल रिलीफ रैली जो है देखने के लिए मिले और जिसकी वजह से जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं तो 33,500 से लेके 33,800 तक एक मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक जो है लेवल्स हो सकते हैं अगर बाजार ऊपर की तरफ चलता है। बट नज़र रखिएगा ब्रेंट क्रूड पे, ब्रेंट क्रूड नहीं होगा नीचे तो फिर मुश्किल है। तो ब्रेंट क्रूड अगर आज के लेवल पर भी टिका रहे तो हम मान सकते हैं कि एक पुल बैक आ जाएगा। लेकिन ब्रेंट क्रूड अगर $130 पे ट्रेड कर रहा है उसके आसपास करेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। और कुल मिलाकर यहाँ पर आज एफआईआईज ने क्या किया, एफआईआईज 8142 करोड़ की सेलिंग, हमारे डीआईआईज देखिएगा बाजार को बचाने की पूरी भरसक कोशिश जो है कर रहे हैं। लेकिन ये जो सेलिंग है ये आजकल के दिनों में सबसे हाईएस्ट सेलिंग जो है एफआईआईज की तरफ से और डीआईआईज ने देखिएगा पूरा दाव जो है लगा रखा है
बाजार को बचाने के लिए। शायद एफआईज ने भी नहीं सोचा होगा कि हम इतनी सेलिंग करेंगे और तब भी बाजार को संभालने की कोशिश जो है होती रहेगी। तो बाजार को संभालने की कोशिश जो है DIIs की तरफ से अभी भी जारी है। FNO के डाटा आज नहीं है। पुट कॉल रेशो में भी एक कंफर्ट आ रहा है। देखिएगा पुट कॉल रेशो में आज एक कंफर्ट आया, जब बाजार नीचे से पुल बैक हुई तो पुट राइटिंग आज देखने के लिए मिली कुछ, तो जिससे भी ऐसा भरोसा लग रहा है कि शायद अगले जो 2 दिन के अंदर बाजार है उसको रोकने की कोशिश जो होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार में तेजी होगी, बट बाजार को गिरने से रोकने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि पुट राइटर्स जब एक्टिव होते हैं तब ऐसी स्थिति पाई जाती है। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड, जब मैंने ये स्लाइड आपके साथ शेयर की तो 128.9 था, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तो देखिएगा $130 के ऊपर चला गया। अगर ऑप्शन चेन के बारे में बात करें तो देखिएगा पुट राइटिंग 16,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स में आज देखने के लिए मिली। 2, 3, 5, 3, 8 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए गए, 53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हालांकि पुट्स कॉल राइटर्स भी एग्रेसिव थे और कॉल राइटिंग भी काफ़ी जबरदस्ती, तो ऐसा नहीं था कि कॉल राइटिंग नहीं थी। कॉल राइटिंग भी 16,000 पे अभी भी दबदबा देखिएगा BS का ही ज़्यादा है, कॉल राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन फिर भी पुट राइटिंग अब जो है होनी शुरू हो गई है 15,900 पे भी। अब 2 दिन बाकी है, तो शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा है बाजार में, तो शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सस्टेनेबल मूव है, बहुत तेज़ी की आप उम्मीद करें। बस बाजार जो है गैप को फिल करने के लिए जाएंगे और वहाँ पर दोबारा से हमें लगता है कि शॉर्ट्स बन सकते हैं। जो शॉर्ट कवरिंग है अगर वो वहाँ पे टिकी रही तो 100-200 पॉइंट आप और, लेकिन मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ी तेज़ी के जो संकेत अभी हमें मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर तो देखिएगा आपको कुछ ऐसी स्थिति हो गई है, ट्रेडर्स जो है बैंक निफ्टी के वो बड़े परेशान होंगे। सभी नहीं, लेकिन मोस्टली जो स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। देखिएगा बाजार जा रहा है सीधा, यानी कि कोई व्यक्ति सीधा जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, यू टर्न करता है, वेस्ट की तरफ रुक कर लेता है, थोड़ी दूर चलता है, फिर ईस्ट की तरफ चल देता है, फिर वेस्ट की तरफ, फिर बिल्कुल एकदम आपको लगेगा बाजार आज निचले लेवल पे बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, फिर एकदम टर्न कर जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है जो हाल फिलहाल के दिनों में देखने के लिए हमें नहीं मिली थी। तो ये जो पिछले 5-7 दिन से जो वोलेटिलिटी चल रही है बहुत ही भयंकर वाली वोलेटिलिटी है, और आप किधर भी स्टॉप लॉस लगाएंगे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शंस के प्रीमियम इतने हैं बट कि जहाँ पे कंफर्ट मिलता है। तो अब ऐसा कोई भी डायरेक्शन नहीं है। जब हम ऑप्शन चेन को देख के ट्रेड करते थे कि यहाँ पे जबरदस्त कॉल राइटिंग है तो हम ये मान के चलते थे कि लेवल्स ऊपर नहीं जाएंगे, यानी कि बाजार वहीं पर रेजिस्टेंस देगा। जहाँ पे जबरदस्त पुट राइटिंग होती थी, यानी कि नीचे की तरफ पुट लिखी होती थी, और लास्ट के 2 दिनों में स्पेशली, तब ये मान के चलते थे कि यार ये लेवल तो बाजार जो है रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आज की डेट में। आप कोई ऑप्शन चेन देख लीजिएगा, आज की डेट में ऑप्शन चेन के डेटा पल में बनते हैं, पल में बिगड़ जाते हैं। और सीधी सी बात यह है कि ऑप्शन चेन के डेटा आज की डेट में कहीं पर भी कोई क्लियर इंडिकेशंस नहीं दे रहे हैं। बस हालांकि एब्सोल्यूट नंबर पर जैसे देखिएगा 33,000 के आसपास है, दोनों साइड का जो है कॉल में भी और पुट में भी दोनों साइड में जो है ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है अभी भी। अगर आप देखें कि ऑप्शन चेन के बेस पे आप ये कह सकें कि जो है कोई क्लियर स्थिति आपको देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 33,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स पर, तो 13,955 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पुट साइड लिखे गए और यहीं पर 17,000 कॉल साइड में लिखे गए। तो कॉल साइड का अभी भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो कॉल राइटर काफ़ी एग्रेसिव है। और कॉल राइटर्स देखिएगा उसके बाद कहीं नहीं है, उसके बाद आउट ऑफ द मनी के अंदर है 34,000, यानी कि कॉल राइटर भी एब्सोल्यूट नंबर पर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सीधा सा संकेत है कि कॉल राइटर भी जो है 100, 200, 300 पॉइंट के रेंज में नहीं खेल रहे हैं। कॉल राइटिंग भी है या कॉल के जो बायर्स भी हैं वो सीधा सीधा एब्सोल्यूट नंबर पर 33,000, 32,000, 34,000, 35,000 इस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग स्टॉप लॉस लगा के नहीं खेल रहे, दोनों साइड के मूव खेल रहे हैं, वो शायद अच्छा पैसा कमा रहे होंगे इस समय पर, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस वाले जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके स्टॉप लॉस, कोई भी सौदा लगा लीजिएगा, आपको स्टॉप लॉस काटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपके टारगेट आने से पहले स्टॉप लॉस कट रहे हैं। तो कुल मिलाकर बाजार ये कहते हैं कि अभी बाजार को देखने का ज़्यादा उचित समय है। निवेश के भी जो है मौके आपको बहुत जगह अच्छे लगे रहेंगे क्योंकि शेयर सुपरी प्राइस से बहुत करेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल्स रीजंस देखें और जो भी हमें लगता है कि जो निवेश के सही समय आएगा वो शायद अगले महीने आएगा जब रिजल्ट सीजन शुरू होगा। तो क्योंकि रिजल्ट के बाद आप
ये देख पाएंगे कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर का कितना असर किस कंपनी पर किस तरीके से होता है। तो वहाँ पर हमें लगता है कि किस तरीके से कंपनियाँ इस इन्फ्लेशनरी प्रेशर को मेजर जो है इसको जो है किस तरीके से मेज़र कर रही है और किस तरीके से अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो उसके बाद ही जो है हमें लगता है कि कुल मिलाकर यहाँ पर अगला जो क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आने यानी कि मार्च क्वार्टर के और वो फाइनल रिजल्ट भी हैं पूरे साल के, तो वहाँ पर हमें लगता है कि जो डिसीजन है वो पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करने के ज़्यादा लेना जो है उचित रहेगा, बजाय कि अभी यहाँ पर इस समय पर कि केवल प्राइस में करेक्शन हो रही है और फिर हम उसको इवेल्यूट करें कि जी यहीं पर ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनी जिनके लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड्स रहे हैं या कंजम्पशन बेस्ड कंपनी है, कंज्यूमर रिलेटेड कंपनीज है, वहाँ पर आप थोड़ी सी बेट ले सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि आपको पता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो जो चीज़ें कंज्यूम करती हैं उन कंपनीज में थोड़ा सा कंफर्ट है, या जो चीज़ें इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट होती है लेकिन कंजम्पशन रिलेटेड है और इकोनॉमी के स्लो डाउन से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, 1 या 2 क्वार्टर में हो सकता है इम्पैक्ट पड़े, तो वो शायद अभी भी सेफ बेट है। और उस मामले में हमें लगता है कि कंज्यूमर कंपनीज जो नेसेसिटीज़ की चीज़ें बनाते हैं ना कि लग्जरी आइटम्स। दूसरा हमें लगता है कि जो फार्मा जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर जो है भी ट्रेड कर रही हैं, तो वहाँ पर भी कंफर्ट है। और आईटी कंपनी देखिएगा कुल मिलाकर ऐसा दिखा रही हैं, पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट भी देखें कि इनके ऊपर मार्जिन का भी प्रेशर नहीं है और प्रॉफिटेबिलिटी भी इनकी सस्टेनेबल मॉडल पर काम कर रही है। तो यहाँ पर ये सारी चर्चा जो है मैं आपके साथ समाप्त करता हूँ। बाज़ार में निवेशकों के लिए हमें लगता है कि अभी और अच्छे मौके आ सकते हैं, लेकिन अब अच्छे मौके के इंतजार में बैठे रहेंगे कि सारा माल एक ही साथ खरीदेंगे तो पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर भी आपका कंफर्ट है कि हाँ भाई ये वैल्यूएशन ठीक लग रही है मुझे, वहाँ पर आप छोटी मात्रा के अंदर जो है ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सबसे उचित है। एक दिन में सारा पैसा न डालें और कोशिश ये करें कि जो भी आपकी वॉच लिस्ट है उसमें जो सबसे ज़्यादा टूटने वाले शेयर्स हैं जिन पे आप बिलीव करते हैं फंडामेंटली, जिनका आपने खरीदने का मन बना रखा है, वो पिछले 10 दिनों में 5 दिनों में सबसे ज़्यादा करेक्ट हुए हैं। मुझे लगता है कि वो शायद सबसे अच्छी चॉइस जो है हो सकती है इस समय पर, बशर्ते कि वो शेयर फंडामेंटली साउंड हो। ऐसा नहीं है कि वो पीछे जो 1-1.5 साल की रैली में जो ऑपरेटर ड्रिवन शेयर्स हैं उनमें आप फंस जाएँ। इसके अलावा ट्रेडर्स के लिए तो देखिएगा काफ़ी अच्छे मौके हैं। जो काफ़ी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनको तो शायद मुश्किल इतनी नहीं है, लेकिन जो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर रहे हैं उन सभी महानुभावों को भी जो है परेशानी हो रही है। और ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत अच्छे हैं, तो ऑप्शन सेलर भी अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन सेलर के रिस्क भी बहुत तेज़ी से बढ़े हुए हैं। ऑप्शन बायर भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं इस समय पर, लेकिन ऑप्शन बायर के साथ दिक्कत ये है कि जब वो मूव आता है तो वो पूरे पैसे नहीं कमाते, क्योंकि वो पूरे मूव तक बैठ ही नहीं पाते और वो 50-100 रुपये एक ऑप्शन, मान लीजिए 500 रुपये की ऑप्शन है तो वो 100 रुपये कमा के निकल जाएंगे। लेकिन जब वो ऑप्शंस अगेंस्ट में चलती है तो आप उसके साथ बैठे रहेंगे, वो 500 से 100 रुपये या 0 रुपये हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ऑप्शन बायर के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो जब प्रॉफिट लेने जाता है तो 50-100 रुपये में निकल जाता है, और जब उसके अगेंस्ट चलती है तो वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता। तो ऑप्शन बायर के लिए स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लेकिन ऑप्शन बायर के साथ भी यही हो रहा है, जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं उसके बाद टारगेट अचीव हो रहे हैं। तो ये पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। जो आजकल की जो एक्सपीरियंस है, जिन ट्रेडर से हम बात करते हैं या जो मूड माहौल है, उन सब का व्यू लेते हुए मैं आपके साथ जो है एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें शामिल करता हूँ। कुछ सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो मेरे खुद के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में मैं जो है फील करता हूँ, तो वो मैं आपके साथ जो है शेयर करता हूँ। तो कुल मिलाकर जो मैं काफ़ी बार आपके साथ बोलता हूँ, कुल मिलाकर यानी कि एट द एंड ऑफ द डे अभी बाज़ार जो है काफ़ी वोलेटाइल रहने वाले हैं। कोई भी अभी बाज़ार के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस की हमें उम्मीद नहीं है, और जो फंडामेंटल्स हैं वो भी वीक होते जा रहे हैं। जैसे युद्ध की स्थिति समाप्त होगी, ब्रेंट क्रूड के प्राइस नीचे की तरफ आएंगे, फिर हमें लगता है कि थोड़ी स्टेबिलिटी बाज़ार में आ सकती है। तब तक के लिए हमें जो है अच्छे शेयर्स जो कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर से ज़्यादा इंपैक्ट होने वाले नहीं है, उन पर आप अपनी नज़र बना सकते हैं और SIP मोड के अंदर उनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।